आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रुबिका लियाकत है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान अब चंद दिन के मेहमान बताए जा रहे हैं। वो पाकिस्तान की सियासत के चक्रव्यूह में बहुत बुरी तरह से फंस चुके हैं। इससे बाहर निकलना अब इमरान खान के लिए नामुमकिन है। सबसे पहले आप पाकिस्तान के इस वक्त के महत्वपूर्ण अपडेट से खुद को अपडेटेड कर लीजिए। इमरान खान पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कथित चिट्ठी को सार्वजनिक करने पर रोक लगा दी। वही चिट्ठी जो वो फहरा रहे थे। इमरान खान ने अपनी रैली में एक चिट्ठी दिखाकर दावा किया था कि उन्हें विदेशों से धमकियां मिल रही हैं। इमरान ने आज कई पाकिस्तानी पत्रकारों से इस धमकी भरी चिट्ठी की बातें साझा की थी। इससे पहले इस्लामाबाद के सिंध हाउस में हुई विपक्ष की बैठक में आज कुल 196 एमएनए मौजूद थे। 96 इनमें से 22 इमरान खान की पार्टी के बागी सांसद शामिल थे। इससे पहले इमरान खान और पाकिस्तानी आर्मी के चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की 3 घंटे तक मुलाकात हुई। इसके बाद पाकिस्तान के मंत्री फवाद चौधरी का एक बयान आया कि इमरान को इस्तीफा देने को नहीं कहा गया है। फवाद चौधरी ने यह भी कहा कि इमरान आखिरी गेंद तक मैच खेलेंगे, हर जीत वोटिंग से तय होगी। इससे पहले इमरान की सरकार में शामिल MQMP के 7 सांसद विपक्षी खेमे में चले गए। ये भी खबर है कि सरकार में शामिल एक और पार्टी GDA भी इमरान के खिलाफ जा सकती है, जिसके कुल 3 सदस्य बताए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान की सियासत में उस चिट्ठी पर बड़ा घमासान हो रहा है जिसमें इमरान खान ने धमकी दिए जाने का दावा किया था। सवाल यह है कि क्या इमरान खान सियासत की पिच पर शहीद होने से बचने के लिए उस चिट्ठी का ड्रामा रच रहे हैं? मास्टर स्ट्रोक की कवर स्टोरी इसी रिपोर्ट पर आधारित। QM, ये जो शब्द आप सुन रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए क्योंकि इसने पूरा नंबर गेम जो है वो बदल दिया है। मैं आपको अभी पाकिस्तान का नंबर गेम समझाने की कोशिश करती हूँ। ये 3 बड़े चेहरे तो आपको नजर आ रहे हैं, लेकिन इन चेहरों के पीछे भी बहुत से महत्वपूर्ण चेहरे हैं जिनके वापस हाथ छीन या खींच लेने से इमरान खान की पार्टी या कोएलिशन से पूरा का पूरा मामला पलट गया है। PTI 133 यहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी इमरान खान की पार्टी, PMLQ +4 उसके आप जोड़ दीजिए, और ऐसे ही करके GDA उसके 3 सांसद देखिए अभी साथ में है, अभी पार्टी छोड़ी नहीं है लेकिन कह रहे हैं छोड़ सकते हैं। माफ कीजिएगा, पार्टी नहीं कोलिशन। BAP का 1 जोड़ दीजिए, इसमें AML का भी 1, कुल मिलाकर जो आंकड़ा बनता है वो 142 का, यानी अल्पमत में आ गई सरकार। क्यों? क्योंकि आंकड़ा है बहुमत का 172। अब इस 172 के आंकड़े को कैसे विपक्ष ने एकदम पीछे छोड़ दिया है, इससे आप समझ लीजिए। PMLN नवाज शरीफ की पार्टी के 84 है, PPP भुट्टो की पार्टी के आप देखिए 56 है, MMA के 15 यहां पर सांसद हैं, MQM जिसने आज 7 छोड़ा है, साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, वो 7 सीटें हैं। PTI के जो बागी है इनको मत जोड़िए, तब भी आंकड़ा जो है वो 172 के आसपास पहुंच जाता है। लेकिन जब आप इनको जोड़ देते हैं और अन्य 15 को जोड़ देते हैं तो ये देखिए मैजिकल आंकड़ा कहां 172 और कहां ये मामला पहुंच जाता है कुल 199 सीटों पर। तो ये कंपैरिजन आप देख लीजिए, और यही गणित अब ये समझा रहा है कि गद्दी नशी इमरान खान को अब जल्दी जाना होगा, चाहे नो कॉन्फिडेंस मोशन में वोटिंग हो कि ना हो, क्योंकि 199 विपक्ष पूरे की पूरी साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिख रहा था कि कितने कॉन्फिडेंट हैं, और इसीलिए अब इमरान की कुर्सी बहुत बहुत मुश्किल में। इस बीच इमरान की पार्टी के एक सीनियर लीडर है और सरकार में मंत्री है फैसल, जो ये कह रहे हैं सनसनीखेज दावा करते हुए कि इमरान खान की जान को खतरा है। उन्होंने कहा है कि सीक्रेट चिट्ठी में लिखा है कि इमरान की हत्या की जा सकती है, उनको असैसिनेट किया जा सकता है। इमरान की पार्टी के एक सीनियर लीडर फैसल ने यह दावा किया है कि उस खुफिया चिट्ठी का अंश तो सामने भले ही ना आए, लेकिन उसमें लिखा गया है कि इमरान की जान को खतरा है। पाकिस्तान से इस वक्त की यह बड़ी खबर। हमजा मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख करते हैं। हमजा, ये चिट्ठी तो इतना बड़ा बवाल मचा लेगी ये किसी ने नहीं सोचा था। कुछ मिनटों बस उसे लहराया था और अब उसी के इर्द गिर्द पूरी सियासत। कहा यह जा रहा है कि इमरान को जान से मार दिया जाएगा। अब ये कौन सी नई स्ट्रैटेजी? देखिए रूबिका, चिट्ठी की हकीकत जो है वो बड़ी बड़ी अजीब सी है। इमरान खान जिस चिट्ठी को किसी फॉरेन कंट्री की तरफ से दी हुई धमकी कह रहे थे, वो बेसिकली
पाकिस्तान के जो एम्बेसडर हैं असद मजीद खान यूएस के, उसमें उनकी हाथ की लिखी हुई है, उनके टाइप की भी है, और वो एक कॉन्वर्सेशन का डिप्लोमेटिक केबल है जो उनका एक यूएस डिप्लोमेट के साथ हुई, जिसमें उन्होंने इस तरह की बातों का जिक्र किया, और इनके हमारे ही जो एम्बेसडर हैं उन्होंने ये डिटेल करके फॉरेन ऑफिस को भेजा, और फॉरेन ऑफिस ने आगे ये इमरान खान के साथ शेयर की। तो ये चिट्ठी जो है वो किसी भी लिहाज से डिप्लोमेटिक केबल तो है, लेकिन कोई एक किसी मुल्क की तरफ से पाकिस्तान को धमकी नहीं है, नंबर वन। ये एक कैजुअल कॉन्वर्सेशन दो डिप्लोमेट्स के बीच में हुई, और उसकी असेसमेंट जो है वो आगे शेयर की गई। तो चिट्ठी का तो है वो ऑलरेडी जो है इस तरह से जो है उसकी इंटेंसिटी तकरीबन खत्म हो गई, लेकिन फिर भी क्योंकि जो है इसको लेके काफी ज्यादा कंसर्न्स हैं, इसी वजह से जो है कहा यह गया है कि इमरान खान को आप और मैं जब बात कर रहे हैं चिट्ठी के हवाले उस वक्त मेरी टीम के पास बकायदा इस चिट्ठी में जो जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो हाथ लगी है। मैं दर्शकों को एक बार वो पढ़कर सुना देती हूँ। इमरान की स्वतंत्र विदेश नीति पसंद नहीं की जा रही है, ये उस चिट्ठी का एक अंश है। हम धीरे धीरे करके वो जो अंश उस चिट्ठी में, क्योंकि चिट्ठी अब सामने नहीं लाई जा सकती है, कोर्ट ने इसमें दखल दे दिया है, आने वाले दिनों में हालात और ज्यादा खराब होने वाले हैं, ये पाकिस्तान के लिहाज से कहा गया। अविश्वास प्रस्ताव कामयाब अगर रहा तो फिर देश डावाडोल होगा। अमेरिका में पाकिस्तान के एम्बेसडर ने यह चिट्ठी भेजी, जिसका अभी अभी हमजा जिक्र कर रहे थे। सीनियर पत्रकारों के साथ चिट्ठी के पॉइंटर्स साझा हुए हैं। हमजा का रुख करते हैं, क्योंकि इमरान खान ने कहा था कि मैं सीनियर वहां पे जितने भी पत्रकार हैं उनसे इनकी डिटेल्स जो है वो शेयर करूंगा, और हमजा इस वक्त वही डिटेल्स हमारे साथ भी शेयर कर रहे थे। हमजा जी देखिए, ये इस लेटर को लेके जो है ना अब मामला काफी ज्यादा आगे जा चुके हैं, क्योंकि इमरान खान जब ये इस लेटर के हवाले से, इस थ्रेड के हवाले से पब्लिक गैदरिंग में जिक्र कर रहे थे, एक पब्लिक गैदरिंग आज भी थी नादरा की, जिसके अंदर उन्होंने दोबारा इस चीज का जिक्र किया और कहा कि वो अब सहाफियों को भी ये दिखाएंगे और अपने इत्तेहादियों को भी बुला बुला के एक एक करके ये चिट्ठी दिखाएंगे, तभी जाके, और खास तौर पे उन्होंने कहा था कि वो आज कौम से खिताब भी करेंगे, खिताब भी इसी हवाले से ही होना था। उसी दौरान ही उनको रोका गया। रोकने वाले थे आर्मी चीफ और DGISI, क्योंकि ये मामला नेशनल सिक्योरिटी का है, और अगर इस तरह की थ्रेट है जिस तरह के वो क्लेम कर रहे थे, तो इस मामले को मैं माफी के साथ आपको रोक रही हूं, क्योंकि बहुत सारे डिटेल्स इस वक्त हमारे पास आ रहे हैं, और वो अगर हम साझा नहीं करेंगे देश की जनता के साथ तो अनुचित होगा। पाकिस्तान का सियासी नंबर गेम यही कहता है कि इमरान खान की गद्दी अब जा चुकी है। अब इंतजार इस बात का है कि इमरान खान वोटिंग का सामना करके इस्तीफा देते हैं या फिर वोटिंग से पहले ही गद्दी छोड़ देते हैं। हालांकि इन सब के बीच इमरान के पास अपनी कुर्सी को बचाने का एक इक्का भी मौजूद है। इस पत्ते का इस्तेमाल कर पाना भी इमरान के लिए इतना आसान नहीं है। आप इन सारी कड़ियों को जोड़िए। सीनियर नेता का आना, ये कहना कि इमरान की जान को खतरा है, इमरान खान का ये कहना कि हमें विदेशी ताकतों से नुकसान होने वाला है, वो डरा रहे हैं, तो वो तुरुप का इक्का क्या है, देखिए। आज से 30 साल पहले इसी मार्च के महीने में इमरान खान ने क्रिकेट विश्व कप की हारी हुई बाजी को पलट दिया था और पाकिस्तान क्रिकेट के इतिहास का पहला और इकलौता विश्व कप अपने नाम किया। कि इस जीत में कदम कदम पर किस्मत ने साथ निभाया था। लीग मैच में 2 बार बारिश ने उनकी टीम को गेम से बाहर होने से बचा दिया था, लेकिन आज 2022 में इमरान की किस्मत शायद 1992 जैसी बुलंद नहीं है। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री इमरान खान के सितारे गर्दिश में नजर आ रहे हैं, क्योंकि फिलहाल न तो किस्मत उनका साथ दे रही है, न ही कुर्सी बचाने के लिए नंबर उनके पास। मुश्किलों में घिरे इमरान खान की सत्ता अगर कोई बचा सकता है तो वो सिर्फ सेना है, लेकिन मौजूदा स्थितियों को देखकर लगता है कि फिलहाल इमरान खान सेना का आशीर्वाद भी खो चुके हैं। क्योंकि पाकिस्तान में आपातकाल ऐलान सिर्फ राष्ट्रपति कर सकता है। इसके लिए संसद से 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव राष्ट्रपति के पास जाना चाहिए। साथ ही आपातकाल सिर्फ 2 कारणों से लगाया जा सकता है। पहला, अगर देश पर कोई बाहरी खतरा मंडरा रहा हो या फिर देश में गृह युद्ध जैसे हालात बन गए हो। फिलहाल पाकिस्तान में ऐसी कोई सूरत नहीं है। हालांकि विपक्ष को इस बात का खतरा महसूस हो रहा है कि इमरान किसी न किसी बहाने से इमरजेंसी का सहारा ले सकते हैं। यानी अगर इमरान आपातकाल से अपनी कुर्सी बचाना भी चाहें तो उनके लिए ऐसा कर पाना मुमकिन नहीं होगा। अब उन्होंने जिस तरह से एक चिट्ठी के जरिए विदेशी ताकतों का नाम लिया है, उसके दम पर भी आपातकाल लगा पाना लगभग नामुमकिन है।
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान यदि इमरजेंसी को लागू करने की तरफ आगे बढ़ते हैं तो भी उसमें उन्हें सफलता नहीं मिल सकती, क्योंकि ये जो आपातकाल की जो घोषणा करना और उसे जो लागू करवाने की जो पूरी कवायद है उसमें आर्मी और ISI जाहिर है कि सहयोग नहीं करेगी, और ऐसे में उन्हें इस तरह की कवायद करने में भी उन्हें विफलता का सामना करना पड़ेगा। तो ये बात क्लियर है कि वो इमरजेंसी घोषित नहीं कर सकते, लगभग नामुमकिन है। तो फिर क्या रास्ता बचता है? आने वाले वक्त में उनका लाइन ऑफ एक्शन क्या हो सकता है? हमने इस पर विचार करने की कोशिश की है टीम ने। इमरान का पहला विकल्प ये है कि वो उन लोगों से फिर से संपर्क साधे जिनका साथ छोड़ने से उनकी सरकार अल्पमत में आई है, डील साधने की कोशिश करें। हालांकि ये विकल्प जो है वो लगभग ना के बराबर आप मान लीजिए। उनके पास दूसरा ऑप्शन ये है कि वो संसद भंग करके देश में नए चुनाव का ऐलान करे। तीसरा विकल्प ये है कि वो सदन में विश्वास मत हारकर जनता के सामने सियासी तौर पर खुद को शहीद साबित करे। और चूंकि पाकिस्तान में चुनाव अगले साल ही है और विपक्षी पार्टियां भी चुनाव में जाने के मूड में नजर आ रही है, ऐसे में इमरान शहीद बनकर जनता का दिल जीतने का दाव चल सकते हैं। और इमरान खान शायद विकल्प के तौर पर इसकी तैयारी में जुट भी गए हैं, क्योंकि उनके करीबी ये दबी जुबान में मान रहे हैं चुनाव होना चाहिए। उसकी मांग उन्होंने शुरू कर दी है। यूक्रेन पर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि कल कुछ उम्मीद दिखी थी कि टर्की में दोनों देशों में जो हाई प्रोफाइल अधिकारियों की बैठक हुई थी उससे खबर कुछ बढ़िया निकलेगी। यूक्रेनी राजधानी कीव पर रूसी सेना के हमलों में कमी आएगी, लेकिन 24 घंटे हमने भी मॉनिटर किया, दुनिया ने भी मॉनिटर किया, ऐसा कुछ जमीन पर तो नहीं दिख रहा है। इन जितने भी दावे किए गए वहां पर, उनके आसपास भी वादों पर खरा रूस नहीं दिखाई दे रहा है। हमले लगातार जारी है। सवाल यह है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का प्लान आखिर है क्या? क्योंकि विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि पुतिन यूक्रेन का बंटवारा चाहते हैं, और अगर ऐसा हुआ तो नक्शा किस तरह से बदल जाएगा, अब मैं आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करती हूँ। पहला सीन आपके सामने रखती हूँ। पहले सीन के हिसाब से यूक्रेन की जो ये नेपियर नदी आपको दिखाई दे रही है, ये बाउंड्री के तौर पर इस्तेमाल की जा सकती है। तो इसके पूर्व में ये जो ईस्ट वाला इलाका है ये ईस्ट यूक्रेन कहलाएगा, और ये वाला जो इलाका है ये पश्चिमी यूक्रेन कहलाएगा। तो इसमें बंटवारा आप देख लीजिए, इसमें चेर्निहिव आ जाएगा, कीव भी आ जाएगा, सुमी भी, खार्किव भी, पोल्तावा, निप्रो, दोनेत्स्क, लुहांस्क, मरियोपोल, ये तमाम वो इलाके हैं जो ईस्ट की तरफ आ जाएंगे। चेर्नोबिल, लुत्स्क, लीव, खेरसों और ओडेसा, ये वो इलाके हैं जो पश्चिमी यूक्रेन का हिस्सा बन जाएंगी। ये पहला सीन है। अब दूसरा सीन क्या हो सकता है? दूसरा सीन ये कहता है कि ये वाला जो इलाका है डॉनबास का, यानी दोनेत्स्क, लुहांस्क, ये जो इलाके हैं इनको बाउंड्री पॉइंट बना दिया जाए और फिर पूरे के पूरे यूक्रेन को एक तरफ कर दिया जाए और इस इलाके को एक तरफ कर दिया जाए, बिल्कुल ऐसे। तो क्या होगा? खार्किव, पोल्तावा, निप्रो, दोनेत्स्क, मरियोपोल, लुहांस्क, खेरसो, ओडेसा, ये सब जो इलाके हैं वो इस साइड आ जाएंगे। नेपियर नदी देखिए यहाँ बीच में है, और सुमी जो पहले इस इलाके में आ रहा था, सुमी, चेर्नोहिव, कीव, चेर्नोबिल, लुत्स्क और लीव, वो इस इलाके में चले जाएंगे। अब ये ऐसा क्यों चाहेंगे? इसलिए ताकि इस इलाके में पुतिन जो है अपनी कठपुतली सरकार चला सके, जैसा बेलारूस में वो कर रहे हैं। और ये जो थ्योरी आपको सीन 1, सीन 2 के लिहाज से मैं समझाने की कोशिश कर रही हूं, ये अभी सिर्फ और सिर्फ पन्नों पर है या लोगों के दिमाग में है। अमेरिका दूसरी तरफ ये आरोप लगा रहा है कि रूस ने बैठक में सेना वापस करने की जो बात की थी वो सिर्फ बात ही थी, वो दिखावा था, जबकि हकीकत में वो सेना को नए हमले करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर रही है। पिछले 24 घंटे में कितनी तबाही हुई है यूक्रेन में, हमने इसकी एक रिपोर्ट आपके लिए तैयार की है, देखिए। रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत के बाद भी रूसी सेनाओं के हमले में कोई कमी नहीं आई है। पिछले 24 घंटे में तबाही की जो तस्वीरें यूक्रेन से आई हैं, उनमें भयानक बर्बादी दिख रही है। हालांकि कल रूस की तरफ से बैठक के बाद ये बयान आया था कि कीव में हमलों को कम किया जाएगा, लेकिन ग्राउंड पर ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा। हमले लगातार जारी है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने वीडियो जारी करके यूक्रेनी सेना के एक एयर डिफेंस सिस्टम S-300 को तबाह करने का दावा किया है।
वीडियो में दिख भी रहा है कि S-300 एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से तबाह हो गया है। उसकी मिसाइल लॉन्च ट्यूब्स बिखरी पड़ी है। S-300 के जिस लॉन्चर से रूसी विमानों को निशाना बनाया जा रहा था, तस्वीरों में दिख रहा है कि वो भी हमले में बर्बाद हो चुका है। इसका राडार सिस्टम, मिसाइलों का भंडार, सब कुछ रूसी सेना की स्ट्राइक में खाक हो चुका है। रूसी सेना की तरफ से हमलों की पूरी जानकारी दी गई है। इसी बात से आरोप लगाए जा रहे हैं कि शांति समझौते के लिए हुई बैठक में जो बात रूस की तरफ से कही गई थी, उसका पालन नहीं हो रहा है। यूक्रेन के अलग अलग शहरों पर रूसी सेना अपने हमलों को कम नहीं कर रही है। अमेरिका ने इस पर बेहद चिंता जताई है। पेंटागन ने बयान जारी करके रूस पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है। अमेरिका कह रहा है कि रूसी सेना अपनी तैनाती की जगह बदल रही है, सेना को हटा नहीं रही है। जो तस्वीर आ रही है, जो वीडियो जारी किए जा रहे हैं, उनसे साफ झलक रहा है कि अमेरिकी रक्षा मंत्रालय का रूस पर लगाया ये आरोप सही है, क्योंकि रूसी सेना के हमले हो रहे हैं और लगातार गोलाबारी और बमबारी जारी है। हालांकि तुर्की के इस्तांबुल में 29 मार्च को हुई बैठक को बेहद पॉजिटिव नजरिए से देखा जा रहा था। दावा किया जा रहा था कि बेहद सकारात्मक बैठक हुई है। रूस की तरफ से भी ये कहा गया कि बैठक में पॉजिटिव फैक्टर तो था, लेकिन अभी ये नहीं कहा जा सकता कि बैठक से कोई बड़ा नतीजा निकला है। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक मिसाइल हमले में डॉनबास इलाके के एक बड़े फ्यूल डिपो को नष्ट किया गया है। इसके नष्ट होने से यूक्रेनी सेनाओं को तेल की सप्लाई कट गई है। इसके अलावा दावा ये भी किया गया है कि अटैक में यूक्रेनी सेना के 2 बड़े डिपो, जिसमें बड़ी मात्रा में रॉकेट्स और तोपों में इस्तेमाल होने वाले गोले रखे गए थे, उन्हें भी बर्बाद कर दिया गया है। यूक्रेन को महीने भर से ज्यादा हो चुकी इस जंग से कितना नुकसान हुआ है, इसका अंदाजा फिलहाल तो तस्वीरों से लग ही पा रहा है। सैटेलाइट तस्वीरों में बर्बादी का पैमाना साफ दिख रहा है। सैटेलाइट से ली गई ये तस्वीरें मारियोपोल इलाके की है, जहां पर भयानक तबाही हुई है। वहां के मेयर ने दावा किया है कि रूसी सेना के हमले में कम से कम 5000 लोग मारे गए हैं। सैटेलाइट तस्वीरों में इमारतों को हुआ नुकसान दिख रहा है। इतने बड़े विनाश की वजह से मारियोपोल में लोगों की हालत बेहद खराब है। ज्यादातर लोग तो यहाँ से भाग चुके हैं, लेकिन जो बचे हुए हैं उन्हें पेट भरने के लिए ना तो खाना ठीक से मिल पा रहा है और ना ही पीने का साफ पानी। दुकानों के बाहर लंबी लंबी कतारें दिख रही हैं। सैटेलाइट से तस्वीरें 29 मार्च को ली गई है। रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से कहा गया है कि मारियोपोल में मौजूद लोगों के लिए जिंदगी बद से बदतर होती जा रही है। वक्त रहते अगर उनके पास मदद नहीं पहुंचाई गई तो सैकड़ों लोगों की जान जा सकती है। उधर यूक्रेन के उत्तरी इलाके चेर्नोहीव में भी हालात ऐसे ही है। वहां भी रूसी गोलाबारी में भयानक तबाही मची है। हर तरफ बस बर्बादी का मंजर नजर आ रहा है। हमले में चेर्नोहीव की लाइब्रेरी, शॉपिंग सेंटर्स, रिहायशी इमारतें, दूसरे सिविलियन बिल्डिंग्स को भी भारी नुकसान पहुंचा है। चेर्नोहीव के गवर्नर ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन पर बेहद कड़ा बयान दिया है। गवर्नर ने कहा है कि उनकी सेना यूक्रेन पर जिस तरह हमला कर रही है, उससे साफ है कि पुतिन के पास अब वक्त बचा नहीं है। वो अपने ताबूत में आखिरी कील ठोक रहे हैं। उधर यूक्रेनी सेना ने रूसी कब्जे वाले डॉनबास इलाके पर जवाबी हमला किया है, जिसमें दोनेत्स्क पर मिसाइल हमला शामिल है। दोनेत्स्क पर फिलहाल रूस समर्थक विद्रोहियों का कब्जा है। मिसाइल हमले में कई इमारतें नष्ट हो गई हैं, कई इमारतों को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। कुल मिलाकर यूक्रेन में ना तो शांति नजर आ रही है, ना ही अगले कुछ दिनों में इसकी कोई उम्मीद दिख रही है, क्योंकि रूस की तरफ से साफ कर दिया गया है कि समझौते वाली मीटिंग का कोई नतीजा नहीं निकला। यानी यूक्रेन वासियों को अभी कई और दिन हमलों को झेलना होगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।